हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज चैप्टर 4 में दैट मीन्स मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम के अंदर पार्ट 2 के अंदर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसके अंदर मैं 2 टॉपिक कवर करूँगी अभी। दैट मीन्स स्टेप्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड। इस वीडियो के अंदर मेरा जो स्ट्रेस रहेगा वो इनकम मेथड के साथ रहेगा, और प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द इनकम मेथड क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, बट वो थे प्रोडक्ट मेथड के। ऐसे ही इनकम मेथड को लेकर कुछ स्टेप्स पूछे जा सकते हैं फॉर द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, तो उसको लेकर आज ये वीडियो बना रही हूँ, जिसके अंदर पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई करना है आपने प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज़ का। अब ये प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज में फिर वही इंडस्ट्रियल कैटेगरी जो है वो 3 तरह की आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप डिटेल में यहाँ पे बता सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसको ब्रीफ कर दिया था। और यानी कि ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इम्प्लाई करता है और साथ में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करता है, जिसके कारण आगे जाके वो इनकम का पार्ट बनता है। तो धीरे धीरे इसके स्टेप्स के अंदर हम फॉलो करने जा रहे हैं। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है क्लासीफाई करना है फैक्टर पेमेंट्स को। तो फैक्टर पेमेंट्स के अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब है टोटल रेम्यूनरेशन जो एक एम्प्लॉय को दी जाती है कैश फॉर्म में, काइंड फॉर्म में, या फिर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जैसे ईपीएफ वगैरह में पैसा जाता है, तो वो सारा का सारा यहाँ पे आता है। दैट मीन जो भी फैक्टर सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है उसके बदले में जो भी उसका एम्प्लॉयर उसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के फॉर्म में देता है वो आपका इस कैटेगरी के अंदर आता है। चलिए थोड़ा सा इसमें अंदर डिटेल में बात करूंगी मैं। तो पहला इसके अंदर आता है वेजेस इन कैश। वेजेस इन कैश के अंदर कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब वो उसके लिए कुछ सर्विस देता है तो काम उसको दिए जाते हैं। तो दैट मीन्स वो क्या है, एक बेसिक पे, डेयरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये सारा का सारा अगर कैश फॉर्म के अंदर उसके एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो वो उसका वेजेस इन कैश के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके सामने है वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड का मतलब होता है नॉन मोनेटरी बेनिफिट, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, या फ्री कन्वेंस हो गया, या मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, या व्हीकल फॉर पर्सनल यूज़ हो गया। तो दैट मीन ये सारी चीज़ें अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो वो किस कैटेगरी में आता है, नॉन मोनेटरी बेनिफिट्स। दैट मीन्स वेजेस इन काइंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो भी पढ़ने जा रही हूँ। दीज आर सिंपली फैसिलिटीज़ given to worker which are not necessary for the worker, not an obligation for an employer। दैट मीन एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें देना, बट वो उसको अगर सिंपली एज ए फैसिलिटी के तौर पे अपने एम्प्लॉय को दे रहा है क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा है, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर दी जाती है तो वो वेजेस इन काइंड के अंदर आता है। बट यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको नोटिस करना होगा। ये आपका जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं पढ़ रही हूँ। However, if any facility which necessary for the worker during working hour के अंदर कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो बहुत नेसेसरी है, लाइक फ्री यूनिफॉर्म दी जाती है एज इफ़ इट इज़ कंपल्सरी फॉर द वर्क, फ्री मील दिया जा रहा है, इट इज़ प्रोवाइडेड एज पर द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो ये किसका पार्ट बनेगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ये याद रखना है आपने। तो दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत नेसेसिटी है फॉर द वर्कर और उसको वर्किंग आवर्स के अंदर प्रोवाइड करी जाती है तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस का पार्ट बनेगा। दैट मीन्स जैसे फ्री यूनिफॉर्म हो गई और फ्री मील हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब है एक एम्प्लॉयर जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दे रहा है किसको, एम्प्लॉय को, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी है, लेबर वेलफेयर फंड के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन मनी जा रहा है तो उसको इंक्लूड किया जा रहा है। बट एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तो एम्प्लॉयर दे रहा है ये मनी, दैट मीन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द एम्प्लॉई, तो वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। बट अगर एम्प्लॉईज का कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, सच पेमेंट्स आर मेड बाय द एम्प्लॉई फ्रॉम द सीओई, क्योंकि फिर तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसीलिए ये इंक्लूड नहीं की जाएगी अगर एम्प्लॉई डालता है।
ना उसके बाद लास्ट आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट इन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का 4th पॉइंट। पेंशन ऑन रिटायरमेंट का मतलब होता है कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कोई पेंशन पेमेंट जो है एज ए पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको दी जा रही है, वो आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट है। और बट यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन को शामिल नहीं किया गया है। ये नोटिस करने वाली बात है कि ओल्ड एज पेंशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है operating surplus, that is the second part of the to calculate the income method, that is operating surplus में सबसे पहले आता है rent is a part of the national income because owner of the land है या building है, आपने कोई rent provide किया है तो वो इसका part बनेगा। rental income में दोनों तरह की rent included है, both actual rent and then imputed rent, दोनों ही शामिल किए जा रहे हैं। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब होता है जब आप अपने ही घर में रहते हैं और उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो कंसीडर करी जाती है, इसको हम इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं, और दोनों ही शामिल है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ रॉयल्टीज़ देखते हैं। रॉयल्टीज़ मीन्स द इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग क्यों है राइट ऑफ द सबसॉइल एसेट्स। सम टाइम हम डिग करते हैं जैसे लैंड के अंदर, तो वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, या कोई ऐसी नेचुरल चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बदले में हमें रॉयल्टी दी जाती है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द दिस रॉयल्टी। देन फॉर एग्जाम्पल जैसे ओनर ऑफ द मिनरल डिपॉजिट है, कोल, आयरन और नेचुरल गैस, कैन अर्न द इनकम बाय गिविंग द राइट ऑफ द माइनिंग टू द कंट्रैक्टर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप नोटिस करिए क्योंकि आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी स्टेटमेंट्स बताऊंगी कि इसको आंसर कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग द फंड्स टू द प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमारा आता है कि ये दोनों तरह का इंटरेस्ट जो है वो शामिल है, एक एक्चुअल रेंट और दूसरा होता है इम्प्यूटेड रेंट। ये देखिए पीछे भी रेंट जो आया था वो दोनों तरह का शामिल था, अब यहाँ पे भी दोनों तरह का ही इंटरेस्ट जो है वो शामिल है। और इंटरेस्ट इनकम में इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली, that will be the part of the this interest that is used to calculate the national income। but interest में क्या include नहीं किया जाता है, इसको ये वाला जो point है वो बहुत important है, ये बच्चे sometime भूल जाते हैं, और यही फिर आगे जाके स्टेटमेंट में आता है और स्टेटमेंट में फिर गलत आंसर होता है। देखिए इंटरेस्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक डेट, इसके ये नहीं शामिल होता है। दैन में इंटरेस्ट पेड बाय द कस्टमर सच एज इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन फॉर कंजप्शन पर्पसेस। जैसे सपोज मैंने गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी मैंने लोन पे लेनी है, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू द अनदर, ये तीन तरह के इंटरेस्ट जो हैं वो इस इंटरेस्ट की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लोन अगर आपने प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लिया है, उस पे जाने वाला इंटरेस्ट जो है वो आपका इस इंटरेस्ट कैटेगरी के अंदर आएगा, बाकी और कोई नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है उसको देखते हैं। प्रॉफिट इज़ अ रिवार्ड फॉर द एंटरप्राइज for the contribution of the production of paying all the goods and सर्विसेज। तो ये आपकी डेफिनेशन है। दैट मीन्स कोई भी अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बदले में हमेशा एंटरप्रेन्योर जो है या प्रोड्यूसर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको कोई इनकम जनरेट हो, और वो आपका प्रॉफिट का पार्ट है। एट इज़ ऑल्सो अ रेजिडुअल इनकम, जिसके अंदर वो सारा कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर से अर्न करता है, तो दैट इज़ नोन एज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। अब इसके अंदर भी तीन कैटेगरीज आती हैं, तो ये तीन कैटेगरीज कौन सी हैं। कॉरपोरेशन टैक्स है। कॉरपोरेशन टैक्स में डायरेक्ट टैक्स बाय द एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न। दैट मीन जितना भी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को दिया जाएगा, वो आपका कॉरपोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स का पार्ट बनेगा।
देन डिविडेंड शामिल है। डिविडेंड मीन्स पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जो किसको दिया जाता है, टू द शेयर होल्डर फॉर इन्वेस्टिंग द, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड द शेयर्स इन द मनी इनटू द शेयर्स, दैट इज़ वाई द बदले में उनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड। और ये किसका पार्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट आता है रिटेन्ड अर्निंग, दैट मीन्स इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज kept as the reserve to meet the unexpected contingencies or the business प्रॉफिट। मतलब कोई भी ऐसा पैसा जो रिजर्व करके रखा जाता है कि बाय द बिजनेस कि अगर आने वाले टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से पैसा निकाल के दिया जाएगा, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर या फिर प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोला जाता है। और इन शॉर्ट द प्रॉफिट क्या है, दैट इज़ द कॉरपोरेशन टैक्स है, डिविडेंड एंड देन रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों को ऐड करके ही प्रॉफिट बनाया जाता है। नाउ द लास्ट हमारे सामने आ रहा है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मीन्स ओन अकाउंट वर्कर जो खुद अपना काम जो है वो करते हैं, जैसे बार्बर्स है, देन फार्मर्स हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज है, रिटेल ट्रेडर है, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं। तो उनसे जो इनकम जनरेट होती है उनको हम मिक्स्ड इनकम के अंदर डालते हैं। तो जिसके अंदर आपकी एग्जांपल है इनकम ऑफ द डॉक्टर होगी जो क्लिनिक अपने घर पे चलाता है, तो वो सारी मिक्स्ड इनकम का पार्ट है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने NDPFC कैलकुलेट करना है। जो तीनों कंपोनेंट मैंने ऊपर आपको स्टडी करवाए, दैट मीन्स COE प्लस OS, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सरप्लस, MI मीन्स मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड करोगे NDPFC आ जाएगा। फिर वही चार्ट अप्लाई करना है, दैट मीन्स नेशनल इनकम तक जाने के लिए NDPFC में प्लस करेंगे निफिया, तो आपके सामने NNPFC आ जाएगा। तो इस तरह से ये दीज आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू राइट अगर 6 नंबर में 4 नंबर की रेंज में क्वेश्चन आता है। अब इसकी प्रिकॉशंस करते हैं। प्रिकॉशंस ऑफ द इनकम मेथड के अंदर सबसे पहला है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूड करी जाती है, बिकॉज सच रिसिप्ट डू नॉट करस्पॉन्ड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो ऑफ में नहीं आता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है। जैसे चैरिटी होगी, ओल्ड एज पेंशन है, या कोई टैक्स है, प्रोडक्शन यूनिट जो है जैसे एक्साइज ड्यूटी या सेल्स टैक्स पे करता है, ये सारा ट्रांसफ़र इनकम है। देन इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये पीछे भी पिछली वीडियो के अंदर भी आया था पॉइंट, और यहाँ पे फिर से आ रहा है, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। बट हाँ, अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज है तो दैट इज़ द फर्स्ट हैंड इनकम, और इसलिए ये प्रोडक्टिव सर्विसेज का पार्ट बनता है क्योंकि उसने सर्विसेज दी है, वो इंक्लूड करी जाएगी। बट इनकम अगर सेल और परचेज के लिए साथ होती है फॉर द सेकेंड हैंड गुड्स, इट विल नॉट बी काउंटेड। क्यों नहीं होती है, डबल काउंटिंग हो जाएगा नहीं तो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल ऑफ द शेयर्स एंड बॉन्ड्स। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूड होती है, बिकॉज ये फाइनेंशियल एसेट्स आर मेयर पेपर क्लेम है और डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट हाँ, अगर उसकी ब्रोकरेज है, इट इज़ विद द पार्ट ऑफ द इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, बिकॉज उसने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज जनरेट करी हैं, बंदे ने अपनी सर्विसेज दी हैं जिसके बदले में उसको ब्रोकरेज मिल रहा है। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास आता है विंडफॉल गेंस। विंडफॉल गेंस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों, जैसे लॉटरीज है, हॉर्स रेसिंग है, इसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, दैट देयर इज़ नो करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है इलीगल एक्टिविटीज़। इलीगल एक्टिविटीज स्मगलिंग हो गई, ब्लैक मार्केटिंग है, होयरिंग है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, बिकॉज इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, इनका कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। नाउ पेमेंट आउट ऑफ द अकमुलेटेड सर्विसेज, ये भी गिफ्ट है, वेल्थ टैक्स है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द it is not the part of the national income because do not add to the current flow of goods and सर्विसेज, क्योंकि ये आउट ऑफ द ओल्ड पेमेंट से निकाली जाती हैं ये सारी पेमेंट्स, तो इसीलिए हम इसको करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट ना होने के कारण नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। क्यों नहीं होती हैं, बिकॉज दीज आर यू कैन से इट इज़ नॉट द इनकम नेशनल इनकम एट द फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज ये मार्केट प्राइस का पार्ट होता है। आपको याद होगा NIT, तो NIT में आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ है, तो ये सिर्फ मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ करता है। नेशनल इनकम का सिंबल क्या होता है, NNPFC, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड।
नाउ इंटरेस्ट पेबल बाय द प्रोडक्शन यूनिट ऑन द कैपिटल बोरोड, अगर कोई कैपिटल बोरो किया जाता है तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, बट कंडीशन इज़ दिस कि आपने उसको आगे प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। आगे इंटरेस्ट पेड बाय द कंज्यूमर इज़ नॉट ऑन द कैपिटल बोरोड, अगर वो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम बिकॉज वो उसने कंजप्शन पर्पसेस के लिए लिया है। बट वही है कि बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि आपने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इन्वॉल्व करना है जो आपकी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आती है। इसी तरह से इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज इंक्लूडेड इन द हाउसेज रेंटर सर्विसेज। उसके बाद मॉनेटरी वैल्यू है गुड्स प्रोड्यूस की रही है, देन फिक्स असेट्स ऑफ द सेल्फ कंजप्शन बाय द producing unit will be included in the national income because these are the productive activities and add to the flow of goods and services. Then after that हमारे पास आता है लास्ट, that is the include the free services provided by the owners of the production। तो जैसे owners work in the own unit but do not charge any salary है, ये ओनर प्रोवाइड फाइनेंस कर रहा है but do not charge any interest, तो ये फ्री सर्विसेज के अंदर आती है। इस तरह से ओनर है वो डू नॉट चार्ज यानी कोई रेंट नहीं ले रहा है, बट ऑल्दो दे डू नॉट चार्ज द सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म्ड। इस तरह से इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज सर्विसेज विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये सारी की सारी जो वैल्यू हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगी। ये वेजेस इन काइंड के अंदर आता है, आपको पीछे पढ़वाया भी था। तो ये सारी की सारी हैं, ये आपका ये अभी मैंने प्रिकॉशंस अभी आपके सामने रखी हैं। तो इन मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुकी होंगी। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड देन कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।